नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। केंद्र सरकार ने 2018 बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के कैडर आवंटन को रद्द करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का कैडर आवंटन रद्द करते हुए केंद्र सरकार को नए सिरे से आवंटन करने का आदेश दिया था। असल में 2018 बैच में चयनित 4 अधिकारियों ने अलग अलग याचिकाओं में 2018 कैडर आवंटन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें कैडर आवंटन नीति 2017 की व्याख्या गलत तरीके से करने के आरोप लगाए गए थे। साथ ही 2017 की नीति को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। तो समझेंगे इस पूरे मसले को, कैडर आवंटन कैसे होता रहा है और 2018 को लेकर ही विवाद क्यों है, और कोर्ट में जब इसे खारिज किया गया उसके बाद केंद्र की ओर से इसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, तो फिर इसमें क्या तकनीकी पहलू हैं और साथ ही साथ जो नई नीति है वो क्या है और उससे पहले जो बदलाव हुआ वो क्या कहता है। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं पीके मल्होत्रा साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सुशील चंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ AK भट्टाचार्य जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड से, स्वागत है। उमेश सहगल साहब हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट में, आपका भी स्वागत है सर। शुरुआत में समझना चाहूँगा मल्होत्रा साहब, ये जो पूरा का पूरा मसला है कैडर आवंटन और दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से उसे रद्द करना, केंद्र की ओर से दोबारा से याचिका, असल में ये पूरा का पूरा विवाद का जो तकनीकी या कानूनी पहलू है वो क्या है? देखिए, कैडर एलोकेशन के लिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस आईपीएस, उसके लिए सरकार एक नीति निर्धारण करती है कि कैडर का स्टेट में एलोकेशन स्टेट्स के अंदर किस प्रकार होगा। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं तो जो भी व्यक्ति इस एग्जाम को, सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, उनकी पोस्टिंग स्टेट कैडर्स में की जाती है। एक व्यक्ति जिसने एग्जाम पास किया और मेरिट में उसके अच्छे नंबर आते हैं, सभी कैंडिडेट्स को ये ऑप्शन दी जाती है कि वो अपना कैडर बताएंगे वो किस कैडर में जाना चाहेंगे। उसके हिसाब से उसकी मेरिट को देखते हुए कैडर का एलोकेशन किया जाता है। ये जो पहले पॉलिसी चली आ रही थी वो काफ़ी समय से चली आ रही थी। 2017 में इसमें जो चेंजेस लाए गए और कैडर एलोकेशन पॉलिसी बनाई गई, उसमें उन्होंने कुछ कैटेगरी डिफाइन कर दी और उन कैटेगरी के हिसाब से कैडर एलोकेशन किया गया। लेकिन जो पैटिशनर हाईकोर्ट के सामने गए, उनका कहना ये था कि ये जो पॉलिसी बनी है, पॉलिसी में जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी होनी चाहिए थी, वो क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं लैग कर रही है, जिसकी वजह से जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, जिनको अपने अनुसार कैडर मिलना चाहिए, वो नहीं मिला और कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। इंटरेस्ट कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कि अगर मान लीजिए मेरा मेरिट में एक ऊपर नंबर आया है और मैं एक पर्टिकुलर रीजन में काम करना चाहता हूं, तो मुझे उसका अधिकार मिलता है, क्योंकि कैडर एलोकेशन की जो पॉलिसी है उसमें भी होता है कि 50% सेम स्टेट से होंगे, 50% दूसरी स्टेट से बाहर से आएंगे, और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उनके जिस कैडर एलोकेट होता है उसी की तरह से उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि इसकी क्लैरिटी नहीं थी, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं इस तरह की दुविधाएं आई, जिससे मेरिट वाले कैंडिडेट को उसका मनपसंद कैडर नहीं मिला और जो लोग मेरिट में ऊपर नहीं थे उन लोगों को बेटर कैडर मिल गए। इसी ग्रीवेंस की वजह से वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने इस पॉलिसी को एग्जामिन किया और पॉलिसी में उन्होंने कहा कि जिस तरह का क्लैरिफिकेशन आना चाहिए था वो सामने नहीं आया। उन्होंने पॉलिसी को स्ट्रक डाउन नहीं किया, हाई कोर्ट ने पॉलिसी को स्ट्रक डाउन नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं खामियां रही हैं और उन खामियों को दूर करने के लिए इन कैंडिडेट्स को दोबारा से ऑप्शन दिया जाए ताकि वो दोबारा से अपना कैडर एलोकेशन कर सकें। लेकिन सरकार का इसमें कहना ये है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, कैडर एलोकेशन पहले से हो चुके हैं, अगर इसको दोबारा से कैडर एलोकेशन का प्रावधान किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो सरकार में जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट हैं उनको लेकर के एक बहुत सारी दुविधाएं हमारे सामने आएंगी, जिसके लिए हाई कोर्ट को इस मामले में इंटरफियर नहीं करना चाहिए था अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी को वो डिस्टर्ब नहीं कर रही है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा प्रश्न है, मैटर हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। आपको एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस गवर्नमेंट की देखनी है, दूसरी तरफ जो यंग आदमी, यंग कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है कैडर में, जो आगे अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसके राइट्स की भी बात है। इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए
किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही बताएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि एक ऐसा विवाद है जिसके ऊपर एक बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है। सुशील सर, 2017 से पहले जो कैडर आवंटन था वो नॉर्मली स्टेट के लिहाज से, यानी कि राज्यवार और जो मार्किंग होती थी उसका प्रेफरेंस के लिहाज से 2017 में कहा गया कि जोन के हिसाब से उसको दिया गया। जोन के अंदर स्टेट का एक पैटर्न रखा गया और उस स्टेट पे भी आपको प्रेफरेंस देना है। और साथ ही साथ इसमें जो सवाल खड़ा किया गया वो 99 को लेकर कि किसी स्टेट या किसी जोन को आप प्रेफरेंस नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको 99 दे दीजिए। लेकिन वहीं पर विवाद खड़ा हो गया कि उन्हें भी एलोकेट कर दिया गया उस जोन के कुछ राज्यों को। कैसे ये बदला है 2000 पहले और इस वाले में, तस्वीर क्या सुखद है? देखिए, जोन का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि काडर जो है वो एक राज्य में अलॉट होता है, काडर राज्य का होता है। और जो अधिकारी है ये ऑल इंडिया सर्विस में सेंटर स्टेट रिलेशंस को ठीक तरीके से बनाए रखने के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि राज्य और केंद्र में अलग अलग पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हो सकते हैं, लेकिन सबका पर्सपेक्टिव एक हो, इसको देखते हुए ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जिनको रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग तो केंद्र सरकार करती है, फिर वो एक राज्य को अलॉट करती है और राज्य में वो कार्य करते हैं, क्योंकि धरती पर ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है, क्या समस्याएं हैं, लोग कैसे हैं, लोगों की क्या समस्याएं होती हैं, उसका अच्छी तरीके से अध्ययन करने के बाद ही फिर वो पॉलिसी लेवल पर राज्य में आवे और केंद्र भी उनको अपने यहाँ ले लेती है, अपने यहाँ हायर लेवल पोजीशन पे, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह पे, जिसको कि राज्यों का पर्याप्त अनुभव हो और सभी समस्याओं का अनुभव हो और कैसे उनका सॉल्व किया जाता है ये भी अनुभव हो। तो इसलिए ये काडर का महत्व है कि ग्राउंड में कैसे आपकी योजनाएं चलती हैं, कैसे बनती हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब जो अंतर आता है वो ये है कि विभिन्न राज्यों में कार्य उनकी अपनी भाषा में होता है, तो राज्यों की लैंग्वेज जाननी चाहिए। और राज्यों में कई ऐसे लॉज हैं जो कि अलग अलग हैं, ख़ास तौर से लैंड के रेवेन्यू लॉज, एग्रीकल्चर के लॉज, फूड सिविल सप्लाईज के लॉज, इस तरह के कई लॉज हैं, कई मैनुअल्स, रूल्स हैं जो अलग अलग होते हैं। तो जिस काडर पे अलॉट किया जाता है उसकी उस राज्य की लैंग्वेज की जानकारी, उसके कानूनों की जानकारी होना जरूरी, तभी आदमी कार्य कर पाएगा। तो पहले ये होता था कि, और अभी भी शायद वो बात है, कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य में सभी अपने ही राज्य के लोग ना चले आवें, 50% तो उस राज्य के लोग होते थे और 50% बाहर के लोग होते थे। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ के लोग ज़्यादा नहीं आते हैं, वो अन्य प्रोफेशंस पे जाते हैं, जैसे गुजरात से कम लोग सिविल सर्विस में जाते थे, महाराष्ट्र से भी कम जाते थे, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ की शायद इंडस्ट्री, बिजनेस, प्रोफेशंस बहुत नहीं फैले हैं, वहाँ लोग सिविल सर्विस में ज़्यादा जाते थे। उत्तर प्रदेश है, बिहार है। तो इस तरीके से जिसको अपना राज्य नहीं मिलता था वो उनको दूसरे राज्यों में भेजा जाता था। अब चूंकि जो नई बात आई है कि जोन आपने बनाया, 5 जोन बना दिए, लेकिन ये कहा कि हर जोन में आप एक ही राज्य चुनिए और पहले जोन बताइए आपकी प्रेफरेंस, फिर उस जोन में राज्य बताइए, फिर उस जोन के दूसरे राज्य में आपकी प्रेफरेंस नहीं ली जाएगी, फिर आप दूसरे जोन में जाइए, उसमें एक राज्य बताइए। और फिर जहाँ इस ऑर्डर में काफ़ी क्लैरिटी की कमी थी और थोड़ा कन्फ्यूजन था, जो बहुत लोगों ने ठीक समझा नहीं, तो उन्होंने 99 लिख दिया। 99 का मतलब यह है कि हम इसको नहीं चाहते हैं कि यहाँ जाएं, लेकिन वो 99 को इंटरप्रेट किया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने कि ये कहीं भी जा सकते हैं, तो इनको जो है रोस्टर में कहीं भी भेज दिया। तो उसमें कुछ लोगों ने, जिनकी की हायर पोजीशन थी, वो कहीं और राज्य चले गए और उनके प्रेफरेंस को नहीं देखा गया। तो ये जैसा कहा अभी, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी है रूल में। जो नोटिफिकेशन है कार्डर अलॉटमेंट, उसमें क्लैरिटी लानी चाहिए, जिससे लोग, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में। क्योंकि जिनको अधिकारी को आप चयन कर रहे हैं, उनको आप भेज रहे हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें। उनका कार्डर एलोकेशन तो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, शुरुआत होना चाहिए। और तो ये जरा क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, अगर 4-5 लोगों की ही बात है, तो वो तो आसानी से हो सकता है। बस फिर जाऊँगा कि इम्प्लीमेंट करने में, इम्प्लीमेंट करने में फैसले को। और अगर ज़्यादा लोगों की बात है, तो जैसा अभी कहा गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखते हुए, पहले भी ऐसा हुआ है कि लोग इसको
महसूस करते रहे कि उनके साथ जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं कार्डर अलॉटमेंट हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखिए इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। ओके प्रजा सर, दो चीज़ें, एक तो ये कि क्योंकि जब इस पूरे के पूरे बदलाव को देखते हैं 2017 में जब नई पॉलिसी आई, और ये जो तकनीकी कुछ लोग कह रहे हैं दिक्कत है या फिर इसे इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आई, वो सिर्फ 2018 का था उसी को लेकर है, और कहा जा रहा है कि अब जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट रेक्टिफाई किया जा चुका है। इस जो लकूना है, जो उसमें लूपहोल दिखता है, इसको कैसे आप देखते हैं और इसको रेक्टिफाई करने की तरफ क्या फिर कदम बचते हैं इम्प्लीमेंटेशन में? देखिए, इस मामले में दो चीज़ हमें फिर नज़र डालनी होगी। पहली बात तो ये 2017 की जो पॉलिसी आई क्यों? 2017 की पॉलिसी इसलिए आई क्योंकि सरकार का कहना ये था कि ये एक ऑल इंडिया सर्विस है, और ये बात सिर्फ आईएएस और आईपीएस की बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया सर्विस है, और ऑल इंडिया सर्विस में ये एक ऐसा हो कि जो इंसान दिल्ली का है वो पहले अगमुट को देता है, दूसरे को राजस्थान देता है, तीसरे को हरियाणा देता है, इस तरह से वो अपने ही जोन में रहता है, अपने घर के आसपास रहना अपने घर चाहते के आसपास रहता है। तो सरकार का कहना ये था कि भाई आप अगर महाराष्ट्र से हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात में देंगे या आप गोवा में देंगे, इस तरह से आप अपने ही जोन में रहने की कोशिश करेंगे, और ऑल इंडिया सर्विस का जो एक तात्पर्य है उसको आप पराजय कर देंगे, फुलफिल नहीं होता है। फुलफिल नहीं होता। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इससे बजाय आप सारे देश को 5 जोन में बांट दीजिए, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। और उनके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा कि अगर भाई आपको हर जोन में आपको एक प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, और उस जोन के अंदर एक नहीं सारे आपके प्रेफरेंस डिफरेंट स्टेट्स को भी देने पड़ेंगे। तो एक 5 जोन और डिफरेंट स्टेट्स के जो एक, तो उनको स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स को यह बोला गया कि आपको जोन को प्रेफरेंस देना पड़ेगा और आपको स्टेट्स का भी प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो पर समस्या आती है कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए आप एक जोन में आप कंसिडर करना नहीं चाहते, उसमें आप 99 डाल दीजिए। समस्या वहीं पे आती है। जो केस हाईकोर्ट के सामने आए उसमें क्या केस था? दोनों केस में ही हम ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट जो था उसने जोन, जो पहला जोन जो था नॉर्थ का था, उसमें उन्होंने प्रेफरेंस दे दिया अपना, पर जोन 2 में आकर उन्होंने 99 कर दिया, और जोन 3 में आकर उन्होंने जोन 4 कर दिया, ये साउथ में कर दिया। पर कंप्यूटर ने क्या किया कि द मोमेंट वो कैंडिडेट जोन 2 में आ गया, वो 99 हो गया, ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कैलकुलेशन। ये तो कंप्यूटर की बात है ना, कि उन्होंने कंप्यूटर में फीडिंग ऐसा किया, सॉफ्टवेयर में था। जो बंदा 3 में 99 किया, उसको अगर उसके फर्स्ट 2 जोन में उसका प्रेफरेंस नहीं आया, उसको एकदम बाहर कर दिया। और एलोकेशन उसके बाद कैसे हुआ? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इससे क्या हुआ, जो इंसान मान लीजिए गलती से अगर सेकंड जोन में उसने प्रेफरेंस 99 कर दिया कि भाई सेकंड जोन मेरा मैं वेस्ट में नहीं जाना चाहता, तो वो अगर नॉर्थ में उसको नहीं मिला तो वो सीधा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा। तो इसमें मैं मानता हूं कि ये तो एक नीति जो थी, एक तो नीति में पारदर्शिता उतनी नहीं थी, जो कैंडिडेट को उनका समझ नहीं आया, और ये जो कंप्यूटर के हिसाब से जो एक इसका इम्प्लीमेंटेशन में जो खराबी आई है, इस खराबी को तो जरूर ठीक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो सारी करियर तक वो कैंडिडेट यही बोझ लेता रहेगा कि मैं चाहता था तो मैं इस कैडर में, मैं पहुंच गया मैं नागालैंड कैडर में। तो यही समस्या है मैं मानता हूं। और ये जो कंप्यूटर की जो सॉर्टिंग है, मैं मानता हूं कि एक इंसान की करियर के समय में इसका इस्तेमाल करना, तो मैं मानता हूं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास गई है बात पर। इसके बारे में हमें कोई कमेंट टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश है, तो देखते हैं क्या होता है उसके बाद। उमेश सर, जिस तरीके से हमारे बाकी पैनलिस्ट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा और इसको आगे लेना चाहूँगा। जोन में बांटकर ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस और आईपीएस का जो बेहतर इस्तेमाल है वो, या फिर वो अपने घर के आसपास के राज्यों में रहकर उसका बेहतर इस्तेमाल, क्या ये कहा जाए कि अपने घर के आसपास या उन राज्यों में रहने से उसका बेहतर इस्तेमाल नहीं हो रहा था, या फिर पार्शियलिटी थी, या फिर उसके फैसले, उसके कार्य क्षमता कहीं प्रभावित होती थी, हम इसलिए जोन में बांटकर उसको चाहते हैं कि वो बाकी जोन में काम करे?
नहीं, ऐसा है इसमें कि शुरू से ये था कि 50% लोग इनसाइडर्स होंगे, 50% आउटसाइडर होंगे। अब वो आउटसाइडर की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि दिल्ली है, जो दिल्ली में आता है वो हरियाणा में आउटसाइडर है, जो दिल्ली का है। तो इन्होंने जोन बनाने का इनका ये मतलब था कि हरियाणा, अगर आप दिल्ली आपको नहीं मिलता तो आप हरियाणा, राजस्थान वगैरह में भी नहीं जाते, आपको फिर बिहार, यूपी या झारखंड या कोई वैसा जोन देना पड़ेगा। इसका मुझे तो एक्चुअली लॉजिक समझ नहीं आया। जो लॉजिक हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने दिया था वो लॉजिक ये था कि नॉर्थ ईस्ट में अच्छे ऑफिसर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए मतलब कोई भी ऑफिसर नहीं जाना चाहता तो उसके लिए कोई प्रेफरेंस नहीं देता। अब जो भी सिस्टम आप इस्तेमाल करेंगे, जो रह जाएंगे वो तो जाएंगे ना वहाँ। अब आप देखिए, जहाँ 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख आदमी अपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उसमें जो 100th भी आएगा वो भी हाई कैलिबर का आदमी है, वो लो कैलिबर का नहीं है। उसको ये कहना कि भैया 99 और 100 चले गए नॉर्थ ईस्ट में तो लो कैलिबर चला गया वहाँ, ये गलत होगा ये कहना। क्योंकि आफ्टर ऑल एक 10 लाख लोगों में से ये 100वां है या फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। जो हाई कोर्ट ने होल्ड किया, बिल्कुल करेक्ट किया कि आप मेरिट को भी तो कुछ प्रेफरेंस दीजिए। एक आदमी अगर फर्स्ट आया है उसको आप कहिए नहीं आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, एक आदमी जो लास्ट आया है उसको कहिए नहीं तुम दिल्ली में रहोगे। ये कौन सा लॉजिक है? क्योंकि हमें काबिल आदमी वहाँ चाहिए। अगर आपको काबिल आदमी चाहिए तो आपके पास कोई बार नहीं है कि आपके दिल्ली कार्डर में ले के भी दिल्ली के किसी ऑफिसर को आप डेपुटेशन पे नॉर्थ ईस्ट में भेज दीजिए। वैसे भी आगमुट कार्डर जो है उसमें अरुणाचल वगैरह आता है, अरुणाचल, मिज़ोरम दिल्ली के साथ आता है, तो ऑलरेडी दिल्ली का कार्डर जुड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट के साथ। अब नॉर्थ ईस्ट की कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह है, वो इनके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो उसको आप जोड़ दीजिए, उसको आप आगमुट के साथ ही जोड़ दीजिए या आप किसी और कार्डर के साथ जोड़ दीजिए ताकि वहाँ इंटर ट्रांसफरेबिलिटी उनकी हो सके। अब मेरी अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आई है कि आप मेरिट को गुड बाय करके आप अपनी एक थ्योरी को चलाना चाहते हैं कि हमें काबिल अफसर वहाँ चाहिए, जबकि आपकी थ्योरी ये होनी चाहिए कि 100 के 100 जो हमने ऑफिसर लिए हैं, या आईपीएस में हमने 200 ऑफिसर लिए हैं या 100 और लिए हैं, वो सारे इंडिया के सबसे काबिल लोग जो उस साल 10 लाख आदमियों में से एग्ज़ाम पास करके आए हैं, ओके सर, वो हैं। तो सारे बराबर हैं सब काबिलियत में, किसी के 4 नंबर कम आए, किसी के 2 नंबर ज़्यादा है, ये मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा काबिल है। और वैसे भी जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ऑल इंडिया सर्विस है, आप किसी भी काबिल ऑफिसर को 3 साल के लिए डेपुटेशन के लिए असम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भेज सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आप ये देखिए कि जब बाहर के अफसर जाते भी हैं, जैसे मिज़ोरम को आप देख लीजिए, जब बाहर के अफसर जाते हैं तो अल्टीमेटली वो अपने ऑफिसर्स को जो उनके दूसरे कार्डर्स में गए होते हैं उनको डेपुटेशन में ले लेते हैं। तो अगर आप मिज़ोरम जाके देखेंगे तो ज़्यादातर वहाँ मिज़ो ऑफिसर सारी कंट्री के जितने भी हैं वो वहाँ पे डेपुटेशन पे आए हुए हैं, वो वहाँ उनको डेपुटेशन पे वहाँ की लोकल सरकार ने दिया हुआ है। मल्होत्रा सर, तो ये सारी थ्योरियाँ बनाना और मेरिट, जो बात मैंने सर साथ कही थी कि कैडर, होम स्टेट या उसके सब रीजन की बात जब कर रहे हैं और डिफरेंट रीजन की बात कर रहे हैं, क्या उसमें इसके पीछे थ्योरी क्या है? देखिए, मैं फिर उसी विषय के ऊपर वापस आऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था। पॉलिसी बनाना सरकार का काम है, देखना सिर्फ ये है कि क्या वो पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली वैलिड है कि नहीं है। अगर पहले स्टेट कैडर बनाए जाते थे और स्टेट में लोग, कुछ स्टेट्स में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उसको कवर करने के लिए अगर गवर्नमेंट ने एज ए पॉलिसी ये डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल स्टेट हम जोन वाइज इसको बाइफरकेट कर देते हैं, उस पॉलिसी को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कंसीडर किया है। हाई कोर्ट ने पॉलिसी को एज सच क्वेश्चन नहीं किया, वो पॉलिसी बनाना सरकार का काम है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो वो इंप्लीमेंट हो सकती है। और अगर आपने किसी बेटरमेंट के लिए, एक एक्सपेरिमेंट के लिए पॉलिसी चेंज करके नई पॉलिसी लेके आए हैं तो मैं समझता हूं उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। जो हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है उसने कहा कि जब आपने ये पॉलिसी बनाई तो उस पॉलिसी में जितनी क्लैरिटी होनी चाहिए थी, ना तो वो कैंडिडेट्स को वो क्लैरिटी आ पाई जिसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ, ना उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम करते हैं, जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया वो सॉफ्टवेयर में भी उस तरह की चीजें नहीं डाली गई कि अगर कैंडिडेट कोई गलत काम कर रहा है या उसके मुताबिक नहीं चल रहा है, पॉलिसी के अनुसार नहीं चल रहा, तो उसको कोई क्वेश्चन का वर्ड आए, वो भी नहीं आया।
उसके लिए उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। Okay. और उस इम्प्लीमेंटेशन के मामले में जितना मैंने जजमेंट में पढ़ा है, जजमेंट में ये फिर से कहा गया है कि शायद अगले साल से उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया को, जैसा कि अभी एक पैनलिस्ट ने हमारे साथ यहाँ बताया कि एक ऑप्शन 99 वाली थी कि अगर आप किसी ऑप्शन में नहीं ऑप्ट कर रहे हैं तो आप 99 वाला लिख दीजिए, और उसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। अगर मान लीजिए उसी में ये क्लैरिफिकेशन दे दिया जाता कि आप अगर ए जोन में चले गए हैं तो आपको फिर 99 नहीं भरना है, क्योंकि आपने ए जोन दिया हुआ है और आपने दोनों भर दिए, तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया कि बाकी पिकअप नहीं किया, 99 को पिकअप कर लिया और उसको कैडर वो मिल गया जो वो नहीं चाहता था। तो इससे और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, और उसको दूर करने के लिए जो है प्रोबेबली जो टेक्नोलॉजी में कमी थी वो तो शायद ऑलरेडी दूर कर ली गई है, लेकिन जो पॉलिसी में चेंजेस लानी चाहिए, मैं समझता हूं सरकार को उस पर भी विचार करना चाहिए, ताकि मेरिटोरियस कैंडिडेट जिसको अपने 30-35 साल सिविल कैरियर में बिताने हैं, मेरिट के हिसाब से उसकी जो डिमांड है, जो वो डिजर्व करता है, उसको वो कैडर मिले और उसमें वो अपना बेस्ट दे पाए। ब्रदर सर, विकल्प क्या, क्योंकि बहुत ही जो सरकार की दलील है और जिस तरीके का ये पूरा मामला है। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर एक कंप्यूटर के ग्लिच के लिए एक करियर ऑप्शन में एक खराबी आती है, एक डिफेक्ट आता है, इसको कंप्यूटर को चॉइस ठीक करके ही इसका एक, मेरे ख्याल से एक सुधार लाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही संभव है। एडमिनिस्ट्रेटिवली मुझे मालूम नहीं है कितना संभव कितना असंभव है, पर ज़रूर ये अगर, क्योंकि ये साफ क्लियर है कि अगर कैंडिडेट ने क्या किया था, कैंडिडेट ने कहा था कि जोन 1 में मेरा प्रेफरेंस है, जोन 2 में 99 है, जोन 3 में मेरे प्रेफरेंस हैं। नाउ अगर उसने ये दिया था कि इस सोचे कि अगर 99 दे दिया, इसका मतलब कंप्यूटर पिकअप करेगा जोन 1 एंड जोन 3 देन जोन 4, पर कंप्यूटर ने क्या किया, जिससे कमांड जो दिया गया उसने 99 आते ही उसको रिजेक्ट कर दिया। अभी ये तो बंदा बाहर ही हो गया। प्रोग्रामिंग एरर है आपका, प्रोग्रामिंग एरर है। प्रोग्रामिंग एरर कैन बी सॉल्व एंड इट शुड बी सॉल्व, बिकॉज ये करियर का सवाल है। सर एक और चीज़, जब जोन अब बांटे गए हैं तो क्या ये भी माना जाए, या एक आम आदमी के दर्शक के नज़रिए से, कि आप एक जोन में अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप उसी स्टेट पे आप मूव करेंगे उस जोन में, या दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं? देखिए, सामान्यतः एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जाते हैं जब तक कि कोई डेपुटेशन ना हो, दोनों राज्य एग्री ना करें और सेंट्रल गवर्नमेंट को एतराज़ ना हो। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। वहीं होता है जहाँ कहीं प्रेसिडेंट्स रूल लग गया, इस तरह की बात हुई, वरना हर राज्य में काफ़ी अधिकारी होते हैं। केवल कुछ राज्यों में जो नए राज्य बने, अधिकारियों की जब कमी होती है तब वो मांगते हैं पुराने राज्य से कि कुछ अधिकारी हमें दे दीजिए, तो थोड़े दिन के लिए 5 साल के लिए इस टाइप के डेपुटेशन पर जाते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट जोन का बनाया है वो केवल कार्डर अलॉटमेंट के लिए है, या इंटर कार्डर ट्रांसफर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है? वो करेगी ये अभी नहीं मालूम है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम मसले पर चर्चा करने के लिए, और इस कैडर के गणित को समझाने और इसके जो विवाद हैं या तकनीकी पहलू हैं उस पर विस्तार से बताने के लिए। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।